हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री क्लास में वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता के अंदर हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ लिया था, जिसका टाइम था वो था 1500 से 1000 BC तक। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पढ़ा था वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल की उसी प्रशासनिक इकाई कि किस तरह से प्रशासनिक इकाई बंटी होती थी, क्या क्या भाग होते थे, या फिर सर्वोच्च राजा होता था या फिर कौन होता था। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका काल है 1000 BC से 6600 BC तक। तो ये आज की क्लास में हम करने वाले हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो ऋग्वेदिक काल की अपनी प्रशासनिक इकाई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में प्रशासनिक इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में जो थी प्रशासनिक इकाई, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और इसके अलावा आज की क्लास में जो दास राज्य युद्ध हुआ था 10 राजाओं और सुदास के बीच में, उसकी चर्चा भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो प्रशासनिक इकाई किस प्रकार की थी वो बात कर लेते हैं। प्रशासनिक इकाई की तो यह मुख्य रूप से कितने भागों में बंटी होती थी? मुख्य रूप से 5 भागों में बंटी होती थी। कितने भागों में? 5 भागों में बंटी होती थी। 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आरोही क्रम में लिखूंगा, मतलब पहले छोटा, फिर उसके बाद जैसे पद नहीं होता, जैसे सबसे पहले हमारा जैसे कोई मान ले एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई ऑफिस है उसके अंदर पहले होता है, नीचे से ज्ञात करें तो जैसे डी ग्रुप का कोई पद होगा वो होता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा असिस्टेंट होता है, फिर उसके ऊपर बड़ा असिस्टेंट होता है, फिर मैनेजर होता है, मैनेजर से ऊपर से डायरेक्टर होता है। तो मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, मतलब नीचे से लेके कि सबसे पहली इकाई कौन सी थी, फिर कौन सी थी और सबसे बड़ी कौन सी थी, वो लास्ट में लिख दूंगा मैं। इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो थी इकाई की बात करें, कुल ग्राम। क्या हो गया? 2 मैंने क्या बता दिया? कुल ग्राम, फिर उसके बाद है विश, फिर है जन, और उसके बाद है राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। क्या बताइए? 5 इकाई, कुल ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये थे। तो इसको कैसे समझेंगे? ये मान लो एक परिवार हो गया। क्या हो गया? एक परिवार हो गया। परिवार के बाद एक गांव हो गया। ठीक है, गांव के बाद एक अपने आपके हिसाब से बता रहा हूँ समझने के तरीके से। विश्व का मतलब ये मान लो एक जिला हो गया। जन का मतलब एक राज्य और राष्ट्र का मतलब एक पूरा, इनको मिला के एक बड़ा राष्ट्र। तो इस प्रकार से ये थी। तो कुल की बात करें तो इसका जो मुख्य होता था उसको क्या कहते थे? इसका मुखिया वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था कुलपति। कुलपति परिवार का जो मुखिया होता था वो होता था कुलपति। उम्मीद है इतनी बात है अच्छे से समझ में। आगे बात करें तो वो मतलब ग्राम की बात करते हैं। ग्राम में ग्रामीणी कौन होता था? ग्रामीणी। ग्रामीणी होता था ग्राम के अंदर। विश्व की बात करें तो विश्व में विस्पति कौन होता था? विस्पति होता था। ठीक है, ये थे मुख्य अधिकारी जो इस प्रकार इनमें शासन किया करते थे। विस्पति के आगे की बात करें या फिर विस्पति, इसका मतलब इसमें प्रधान होता था, वो होता था विस्पति। ठीक है, जन के अंदर कौन होता था? वो होता शासक। मैं इधर लिख देता हूँ, आपको अच्छे से बता देता हूँ। जन के अंदर क्या होता था? जन के अंदर जो होता था उसको बोलते थे शासक, और ये होता था प्रधान, और प्रधान मतलब विस्पति, और ये शासक होता था, वो होता था राजा। ठीक है, ये थी प्रशासनिक इकाई, इस प्रकार से बटी होती थी। तो उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करें जो अधिकारी होते थे, ये तो हो गई एक श्रृंखला। अब अधिकारी होते थे वो किस प्रकार से होते थे, कितने अधिकारी होते थे, कौन सा अधिकारी क्या काम करता था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो राज्य में अधिकारी होते थे वो कौन? 2 प्रकार के होते थे। राज्याधिकारी मतलब राज्य के अधिकारी। कितने प्रकार से होते थे? 2 प्रकार से होते थे। एक तो होते थे पुरोहित और एक होते थे सेनानी। पुरोहित, एक तो होते थे पुरोहित और एक होते थे सेनानी। क्या होते थे? पुरोहित होते थे और एक होते थे सेनानी। ठीक है, तो ये पुरोहित होते थे, इसमें भी 2 प्रकार के होते थे। पुरोहित 2 प्रकार से होते थे।
मतलब एकदम बहुत बेसिक से आपको समझाने वाले। पुरोहित के अंदर दो होते थे, एक तो वशिष्ठ होते थे। पुरोहित के अंदर एक तो वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। इनका विश्वामित्र दो होते थे। जो पुरोहित वशिष्ठ होते थे ये रूढ़िवादी मान्यता को मानने वाले थे। कौन होते थे? रूढ़िवादी मान्यता को मानने वाले। रूढ़िवादी कौन होते थे? जो रूढ़िवादी परंपराओं को माना करते थे। और ये होते थे उदार पुरोहित। उदार पुरोहित थे ये, उदार पुरोहित। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुरोहित, दो प्रकार के। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद है समझ में आई होगी। प्रशासनिक इकाई बताई 5 प्रकार की, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्रशासनिक इकाई से संबंधित हमने बात कर ली। अब बात करेंगे जो मतलब ये आ गया, जैसे रत्नी लिख दिया, वज्रपति आ गया पेपर के अंदर कि रत्नी कौन होता था, वज्रपति कौन होता था, उग्र कौन होता था। तो ये इंपोर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट शब्दावली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली है, ऋग्वैदिक काल की ही बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? महत्वपूर्ण शब्दावली। काफी बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में एकदम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रत्नी। किसकी बात करेंगे? रत्नी की। कि ये रत्नी कौन होता था? रत्नी होता था रथकार, कामकाज जो काम करते थे ये होता था मतलब सूत, रथकार। क्या होते थे? सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी होता था। क्या होता था? वह कमादी नामक अधिकारी होता था। इनका एक अधिकारी होता था, इसको कहते थे रत्नी। क्या कहते थे? इसको कहते थे रत्नी। और ये टोटल कितने होते थे? रत्नी के अंदर मतलब ये नहीं कि अलग अलग प्रकार, जैसे एक हो गया सूत, रथकार, कमादी आदि, ऐसे मिलके कुल कितने होते थे? राजा के सहित कुल होते थे 12। राजा सहित कुल 12 लोग होते थे। कुल 12 लोग। कितने होते थे? 12 लोग। जैसे रत्नी के अंदर एक मतलब है कि मान लो संहिता के हिसाब से मान लो आप, तो संहिता के अंदर ये होते थे 12 लोग। मुख्यतः नाम होते थे इनके सूतकार, रथकार, कमादी, ऐसे करके 12 नाम होते थे। 11 नाम होते थे, एक राजा होता था, तो टोटल हो गए 12 लोग। ये था रत्नी। आगे बात करते हैं पूरब। पूरब किसे कहा जाता था? पूरब उस व्यक्ति को कहा जाता था जो कि दुर्ग की रक्षा करता था। पूरब किसको कहते थे? जो दुर्ग की रक्षा करता था। कौन करता था? पूरब करता था दुर्ग की रक्षा। पूरब ये होता था दुर्गपति। कौन होता था? दुर्गपति होता था पूरब। ठीक है, मतलब जो दुर्ग की रक्षा करता था वो होता था पूरब। एक नाम आएगा इस्पस। ये कौन था भाई? ये था गुप्तचर। गुप्तचर किस प्रकार से? गुप्तचर इस प्रकार से कि ये व्यक्ति, इस्पस किसको बोलते थे? ये व्यक्ति जनता के अंदर रह के, जो जनता के अंदर रह के राजा के विरुद्ध क्या बातें हो रही हैं या फिर राजन शासन से संबंधित क्या बातें होती हैं, वो बातें गुप्तचर के रूप में सुना करता था, उसको कहा जाता था इस्पस। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में। अब बात करते हैं वाजपति। एक नाम आता है वाजपति। क्या नाम आता है? वाजपति। ये कौन होता था? वाजपति की बात करें तो अलग अलग मैंने आपको बताया कि ये जो सीधा सीधा जैसे पूरा पूछ लिया, इस्पस पूछ लिया, इस प्रकार वाजपति क्या होता था? ये भूमि का अधिकारी होता था। भूमि का अधिकारी क्या होता था? भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति कौन होता था? ये होता था भूमि का, जो गोचर भूमि है, यहाँ आप ये लिख लो, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। क्या होता था? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। आगे बात करें, एक है, यहां लिख देता हूं मैं, उगर। उगर ये कौन होता है? ये अपराधियों को पकड़ने वाला। कौन होता है? अपराधियों को पकड़ने वाला होता था उगर। कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने वाला कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला, ये होता था उगर। ठीक है,
इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये तो अपराधियों को पकड़ने वाला तो हो गया, लेकिन ऋग्वेद जो अपना वैदिक सभ्यता है, ऋग्वेदिक काल है, उसके अंदर किसी न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना, किसी भी यहाँ नोट करके लिख लेना, किसी भी न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला कि कोई न्याय अधिकारी होता था क्या। ठीक है, न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है। किसका उल्लेख नहीं मिला है? न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है। न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है। ये था अपना इंपोर्टेंट शब्दावली जो ऋग्वेदिक काल से संबंधित थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। ये ऋग्वेदिक काल की बातें चल रही हैं क्योंकि प्रशासनिक इकाई ऋग्वेदिक की है, उत्तरवेदिक काल में अभी घुसे नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। सभा के अंदर क्या होता था और समिति के अंदर, सभा के अंदर तो क्या होता था, जो बड़े वर्ग के लोग थे वो शामिल होते थे, और समिति क्या होती थी, उसमें सामान्य जनता के लोग शामिल हो सकते थे। एक होती थी सभा व समिति। ये किस लिए होती थी? ये राजा को सलाह देने के लिए। सभा व समिति, सभा और समिति किस लिए होती थी? ये राजा को सलाह देने के लिए हुआ करती थी कि किस कार्य को किस प्रकार से करना है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में वो पौराणिक जो कुरीतियां वो शामिल नहीं थी। ठीक है, सभा व समिति ये किसके लिए होती थी? ये होती थी राजा को सलाह देने के लिए। राजा को सलाह देने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए होती थी। क्या होती थी? राजा को सलाह देने के लिए हुआ करती थी। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आएगी। सभा की बात करें तो सभा के अंदर क्या होता था, जो सभ्य वह संभ्रांत या बड़े वर्ग के लोग शामिल होते थे। सभ्य व संभ्रांत लोग शामिल, ये होता था सभा के अंदर। ठीक है, समिति की बात करें, इसके अंदर सामान्य जनता, सामान्य जनता शामिल हो सकती थी। क्या हो सकती थी? सामान्य जनता जो होती थी वो समिति के अंदर शामिल हो सकती थी। इस प्रकार थी सभा और समिति। ठीक है, अब बात करते हैं, एक होता है, इसी में बता, यही लिख देता हूँ आपको। एक होता है जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, वो कौन सी करती थी? ये करती थी। इसका अध्यक्ष कौन होता था? इसके अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। बहुत अच्छे से नोट कर लेना इसको। इसका जो अध्यक्ष होता था इसको कहा जाता था ईशान, क्योंकि जो सभा और समिति होती थी, सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व कौन सी करती थी? ये करती थी समिति। ठीक है, समिति करती थी, और इसका अध्यक्ष कौन होता था? ईशान होता था, उसको ईशान बोलते थे। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक शब्द है गाविष्टि। गाविष्टि मुख्यतः इसका अर्थ गाय से निकाला जाता है। किससे? गाय से अर्थ निकाला जाता है, गाय से। तो जैसे गाय के लिए जो युद्ध होते थे उसको बोलते थे गाविष्टि। युद्ध होता था किसके लिए? गाय से। अर्थ का अर्थ है गाय से, और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? गाविष्टि बोला करते थे। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट जो ऋग्वेदिक काल में हुआ था उसकी बात कर लेते हैं, और इसके बाद अपना ऋग्वेदिक काल समाप्त हो जाएगा और हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, एक था 10 रागे युद्ध। ठीक है, ये राजा सुदास और 10 जो राजा थे उनके बीच हुआ था, और ऐसा भी कहा जाता है जो 2 ऋषि थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये कहते हैं कि उनका आपसी विवाद भी इस युद्ध का बड़ा कारण बना था। तो कितना पराक्रमी राजा हुआ था सुदास, जिसने 10 राजाओं को एक साथ हरा दिया था, क्योंकि उस टाइम में कुछ तो उसमें खास था, तभी तो उसने 10 लोगों को हरा दिया या फिर 10 राजाओं को हरा दिया था। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अब अगला टॉपिक अपना 10 रागे युद्ध, मतलब कि 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्यों का युद्ध। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट और बेसिक से आपका क्लियर करते हुए कि किस कहाँ हुआ था,
किसके साथ हुआ था, कौन सी नदी के पास हुआ था, ये सारी बातें करने वाले हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए और एग्जाम के अंदर भी आप कर सको। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है, हम ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ उल्लेख मिलता है इसका? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसके आगे जाके एग्जाम में पूछे तो इस ऋग्वेद में भी कौन सा 17 लिखा जा रहा है, 7वां मंडल। कौन सा मंडल है? 7वां मंडल, 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि दासरागी युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब पूछते हैं कहाँ लड़ा गया, कि युद्ध कहाँ लड़ा गया? ये लड़ा गया पुरुषणी नदी, पुरुषणी नदी के किनारे। ये नदियों के नाम काफी बार एग्जाम पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं आपको सारी नदियों के नाम करवा दूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पुरुषणी नदी को क्या बोलते थे? ये थी रावी नदी, आज के समय में इसको रावी नदी बोलते हैं। उसके किनारे युद्ध हुआ था। उल्लेख कहाँ? ऋग्वेद में 7वां मंडल। कहाँ हुआ था? पुरुषणी नदी और रावी नदी के तट पर, या पुरुषणी नदी कहते थे उस समय, अब कहते हैं रावी नदी। इतनी बात कर ली। अब बात करते हैं किन किन के मध्य हुआ, मतलब किन के मध्य, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात। किन के मध्य? ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था राजा सुदास, बड़ा पराक्रमी राजा था ये राजा सुदास। वह 10 राजाओं के मध्य, 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें कहते हैं कि जो मुनि, मतलब जो मुनि ऋषि थे वो थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। वशिष्ठ वह विश्वामित्र, कौन होते थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो इनका क्या होता है कि इन्हीं की वजह से कहते हैं कि ये दूसरा युद्ध हुआ था और राजा सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया था। कितने राजाओं को हरा दिया था? 10 राजाओं को हरा दिया था। तो आप सोच के देखो उस समय 10 राजाओं को। और सबसे बड़ी बात, पहला तो आप लॉजिक ये लगाओ कि कितना, मतलब किस तरह का ये राजा हुआ करता था कि इसको हराने के लिए 10 लोगों को एकजुट होना पड़ा, तब भी ये हरा नहीं पाए। तो देख लो, इस हिसाब से इनके पराक्रम का अंदाजा आप लगा लो। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया विजय कौन हुआ? विजय हुआ सुदास की, इसमें राजा सुदास था, उसकी इसमें विजय होता है। ये था अपना ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, सारी चीजें मैंने बता दी। वर्ण थे वो भी व्यवसाय पे आधारित थे। अब देखना कैसे कैसे उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें 3 वेद लिखे गए, मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों उसी में लिखे गए। तो किस प्रकार समाज का पतन होता है, महिलाओं को भोग की वस्तु समझाने जाने लगता है, और किस तरह महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे गिरती जाती है, और उनको ये मान लो कि जुए की वस्तु या फिर भोग की वस्तु समझा जाने लगता है, और समाज धीरे धीरे गर्त की ओर जाने लगता है। उसकी बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, ऋग्वेदिक काल कंप्लीट कर लिया। ऋग्वेदिक काल का समय क्या था? मैंने बताया था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या था? ये था ऋग्वेदिक काल। तो अब बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल की बात, जो 1000 बीसी से कहां तक है? 600 बीसी तक, ठीक है। बस ज्यादा लंबा नहीं होगा, आपका 5-7 मिनट में ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके समाज की जानकारी वो मैंने आपको दे दी है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल है? अच्छे से लिख देता हूं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। टाइम क्या था इसका? इसका टाइम था 1000 बीसी से, या फिर कहे ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? पहले कौन थे सर्वाधिक प्रिय देवता? मैंने जो आपको पहले बताया था, जो मैंने आपको ऋग्वेदिक काल बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था? इसके अंदर आपको प्रिय देवता कौन थे, और अब कौन हो गए? अब हो गए प्रजापति। कौन हो गए? प्रजापति सर्वाधिक
प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। पहले कौन थे? पहले मैंने बताया था उसमें थे, पहले कौन थे? पहले इंद्र थे। जो उत्तर अपना जो ऋग्वेदिक काल था उसके अंदर इंद्र थे, और अब कौन हो गए? अब हो गए प्रजापति। इसके अलावा बात करें और क्या चेंज हुआ? वो चेंज हुआ एक राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ किया जाने लगा। राजसू यज्ञ ये कब किया जाता था? कोई भी नया राजा जब क्या करता था उसका वो बोलते हैं तिलक किया जाता था, या फिर किया जाता था राजसू यज्ञ। कब किया जाता था? जैसे कोई नया राजा गद्दी पे बैठ रहा है तो उस समय राजसू यज्ञ किया जाता था। सिंहासन पर बैठते समय, सिंहासन पर बैठते समय, बैठते समय जैसे किसी राजा की मृत्यु हो गई या फिर किसी ने युद्ध में जीत लिया तो राज तिलक करने से पहले जो राजसू यज्ञ किया जाने लगा था, पहले ये इस तरह से नहीं किया जाता था। अब बात करते हैं सबसे बड़ा चेंज। वो क्या हुआ कि एक बड़ा वर्ग था, उसके पास क्या थी? उसके पास सारी लेखन की शक्ति थी। तो उन्होंने अब क्या किया? अब जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जन्म पे आधारित बना दिया। यहीं से शुरुआत होती है वर्ण व्यवस्था की। कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, किस तरह से ये सारे जो भेदभाव है उसी की शुरुआत का जनक है ये उत्तर वैदिक काल। वर्ण व्यवस्था को किस पे आधारित कर दिया? जन्म पे। पहले किस पे था? पहले था व्यवसाय पे। वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। क्या बना दिया? जन्म आधारित बना दिया वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। वर्ण व्यवस्था का जनक यही है, उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी। वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया, ये बड़ा चेंज हुआ। इसके अलावा बात करें शिरा। अब वो शब्द आएंगे जो उत्तर वैदिक काल के अंदर है और सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिरा जैसे हल को कह दिया। सीता क्या कहते थे? जो हल खींचा जाता था उसको कहा जाता था सीता। तो जैसे पहले बात करेंगे शिरा की। शिरा की बात कर लेते हैं। किसकी बात? शिरा। किसको कहा जाता था? हल को कहा जाता था शिरा। ठीक है, तथा जो हल की रेखा हम बोलते नहीं कि जैसे हल बोलते हैं खेत में, तो उसकी एक लाइन सी बन जाती है, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे पहले सीता। क्या कहते थे? सीता। जो हल की रेखा होती थी उसको क्या कहते थे? सीता कहते थे। हल रेखा, तो हल रेखा को क्या कहते थे? सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, और शिरा को हल कहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जल्दी से मैं यह आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो अभी बताया, जैसे मैंने आपको शिरा बताया, सीता बताया, इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनकी बात हम कर लेते हैं। समाज के बारे में मैंने आपको पहले ही सारी बातें समझा दी हैं। अब बात करते हैं मुद्रा। ये मुद्रा की इकाई थी, न कि मुद्रा। मुद्रा की इकाई थी। क्या थी? मुद्रा की इकाई। मुद्रा की इकाई कौन सी थी? मुद्रा की इकाई एक तो निष्क और एक शतमान। निष्क वह शतमान। कौन सी थी? निष्क व शतमान। सिक्कों के प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, किसका साक्ष्य नहीं मिला है? सिक्कों के प्रचलन का प्रमाण नहीं मिला है। सिक्कों के प्रचलन का प्रमाण नहीं। क्या नहीं मिला? प्रचलन का प्रमाण नहीं। सिक्कों चलते थे या नहीं चलते थे इसका प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जो मुद्रा की इकाई होती थी वो होती थी निष्क वह शतनाम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वो है एक सत्यमेव जयते। ये आपको पता ही है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से। उपनिषद क्या होते हैं, ऋग्वेद किस प्रकार, मतलब जो वेद कितने थे, ये सारी बातें मैंने पहले की क्लास में आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से विस्तार से मैंने आपको बता दिया। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना। आगे बात करें गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र ये भी उत्तर वैदिक काल में सावित्री नामक देवता को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, सावित्री को पसंद या फिर कहें प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करने के लिए, किसके लिए? करने के लिए। जो सावित्री नाम के देवता होते थे उनको पसंद करने के लिए ये
विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र ऋषि के द्वारा, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। ठीक है, अब आप बस मुश्किल से आपकी 5-10 मिनट की क्लास और है, उसके बाद आपका जो वैदिक सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, एक थी जो श्राद्ध प्रथा है। श्राद्ध नहीं डालते क्या आप, कि बुलाते हैं कौवा कौवा आ जा, ऐसे नहीं करते, फिर कौवा आता नहीं है। ठीक है, श्राद्ध, ये श्राद्ध प्रथा भी उत्तर वैदिक काल में नीति ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? नीति के द्वारा शुरू। अब आपका सवाल होगा कि ये नीति कौन था? कौन था नीति? तो नीति के बारे में बात करें तो नीति कौन था? ये थे एक ऋषि थे, मिनी है, जो मिनी नाम है इसका, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिनी। ठीक है, तो ये किसके, ये थे निमि ऋषि। ठीक है, कुरु के पुत्र थे, कुरु के पुत्र, ऋषि कुरु के पुत्र थे। ठीक है, ये हो गया, निमि के बारे में बात कर ली। ठीक है, कुरु के पुत्र थे, या फिर इनको कहें, इनको क्या कहते हैं, एक नाम और इनका दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भी इनको कहा जाता है, ज्यादा फेमस नाम है दत्तात्रेय, इनके बेटे थे। आगे बात करते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी एक शहर मिला है, कौशाम्बी। पहली बार पक्की ईंटों से यहाँ निर्माण किया गया था। पक्की ईंटों से निर्माण, किससे निर्माण किया गया था? पक्की ईंटों से निर्माण। पूछा जाता है कि वैदिक काल में पक्की ईंटों से निर्माण कहाँ किया गया, तो वो किया गया कौशाम्बी में, पक्की ईंटों से निर्माण। किससे किया गया? पक्की ईंटों से निर्माण किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं महाकाव्य। रामायण और महाभारत भी इसी काल में, महाभारत वह रामायण, 2 महाकाव्य की लिखी गई महाकाव्य। ठीक है, ये लिखे गए थे। अब बात करते हैं, और महाभारत को आपको पता है जय संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है। तो अब एक थे जो गोत्र था, गोत्र बोलते ना, गोत्र का प्रचलन भी कहां से हुआ था? गोत्र का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से हुआ था। तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और सीधा सीधा, कुछ छोटा नहीं है। शॉर्ट में बताया इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब मैंने आपको कहा था कि ऋग्वैदिक काल के अंदर कुछ नदियां होती थी, और अब एग्जाम में एग्जामिनर आजकल क्या करने लग गया है, किसी उत्तर वैदिक काल की नदी का नाम देता है और उसके बारे में पूछता है कि इसको क्या कहा जाता था। ठीक है, अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। इसमें याद तो आपको करना पड़ेगा। वितस्ता नदी कौन सी नदी का नाम था? ये था झेलम नदी का नाम। ठीक है, वितस्ता हो गया। इसके बाद करिए चिनाब, आनकनी नदी का, आनकनी, चिनाब को क्या कहा जाता था? आनकनी, या फिर कहें इसको ऐसे करके लिख लो, आनकनी या आस्कनी नदी। आस्कनी नदी क्या कहा जाता था? आनकनी या फिर आस्कनी नदी। ठीक है, आगे बात करें रावी। रावी को मैंने बताया था पुरुषणी नदी कहा जाता था, पुरुषणी नदी। एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, रावी के बाद बात करें व्यास। व्यास क्या कहा जाता था? व्यास, ये तो अच्छे से याद हो जाएगा, विपाशा नदी कहा जाता था। क्या नदी कहा जाता था? विपाशा। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, सीधा एग्जाम में देगा। वितस्ता कौन सी नदी का नाम था? झेलम। चिनाब को आस्कनी, रावी को पुरुषणी, व्यास को विपाशा। अब बात करते हैं गंडक। गंडक को क्या कहा जाता था? गंडक नदी थी, उसको कहा जाता था सदानीरा। ऋग्वैदिक जो वैदिक काल था उसमें क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सदानीरा। अब घग्गर की बात करते हैं। घग्गर को कहा जाता है दृश्य नदी। घग्गर, दृश्यवती नदी, दृश्यवती नदी। ठीक है, ये हो गया दृश्यवती नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं, वो है एक है सतलुज नदी। सतलुज बोलते हैं जिसको कुछ लोग, जो थी सतलुज नदी उसको बोलते थे सुतुदरी। सुतुदरी क्या कहते थे? जो सतलुज नदी थी उसको कहते सतुदरी। और एक है लास्ट, वो है गोमती नदी। गोमती क्या कहते थे? गोमल या फिर गोमूल। क्या कहते थे? गोमल या गोमूल। तो ये थी अपनी वैदिक सभ्यता से संबंधित
पूरी जानकारी, जिसके अंदर हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया, इंपोर्टेंट नदियां जिनका नाम पूछा जाता है वो पढ़ लिया। तो बहुत अच्छे से, कुछ भी छूटा नहीं। ये क्लास देख ली तो वैदिक सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुछ कमी हो तो उसको कमेंट में बताएं, या फिर कुछ भी हो, मतलब इस क्लास से संबंधित आपको कुछ डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपका डाउट दूर किया जाएगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।